छत्तीसगढ़ में रविवार को चौंकाने वाली बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली। अफसरों के तबादलों ने न सिर्फ सबको चौंका दिया, बल्कि प्रशासनिक हलकों में हड़कंप भी मच गया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में राज्य स्थापना के बाद इतनी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी पहली बार देखी गई है। इस प्रशासनिक सर्जरी में कई बड़े अधिकारियों के विभागों में रद्दो बदल कर दिया गया। चर्चा है कि इस बड़े फेरबदल के पीछे 4 बड़ी वजह हैं, जिसके आधार पर यह प्रशासनिक सर्जरी की गई। इनमें अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड, जनप्रतिनिधियों की शिकायतें, फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी, आगामी निकाय चुनाव। सरकार मानकर चल रही है कि प्रशासनिक सर्जरी जैसा कदम उठाना जरूरी था। मंत्रालय से लेकर के फील्ड के अधिकारियों का जो स्थानांतरण किया गया है वो सामान्य रूटीन के स्थानांतरण के अलावा और कुछ नहीं है। निश्चित रूप से सरकार की कुछ बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उसके लिए सरकार की अपेक्षा है कि जिन जिन लोगों को फील्ड की पोस्टिंग दी गई है उसमें और बेहतर वो अपना प्रदर्शन करेंगे और इन योजनाओं को कार्य रूप मूर्त रूप दे पाएंगे। लेकिन इस फेरबदल को लेकर बीजेपी राजनीतिक सवाल भी उठा रही है। अचानक हुई प्रशासनिक सर्जरी को बीजेपी राजनीतिक चश्मे से देख रही है। उसका कहना है कि सरकार बार बार फेरबदल कर रही है, जिसके चलते अधिकारियों में अस्थिरता का माहौल है। इतनी बड़ी मात्रा में ट्रांसफर जो है वो मुझे लगता है एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, वो असामान्य प्रक्रिया है और इसलिए छत्तीसगढ़ असामान्य चल रहा है। छत्तीसगढ़ में अस्थिरता का वातावरण है और सिर्फ मीडिया में जो सरकार के खिलाफ में समाचार छप रहे हैं उसको डाइवर्ट करने के लिए और अपने अपने लोगों को उपकृत करने के लिए इस प्रकार की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। 3 महीने पहले भी छत्तीसगढ़ में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई थी, जिसमें कई बड़े अफसरों को बदल दिया गया था। एक बार फिर हुए तबादलों ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष इसमें सरकार पर हमलावर होने का मौका देख रहा है, जबकि सूत्र बता रहे हैं कि फेरबदल का क्रम आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। प्रशासनिक सर्जरी कितनी जरूरी? जी हाँ, एक बड़ी तादाद में प्रशासनिक सर्जरी कल हुई और उसको लेकर तरह तरह की बातें, चर्चाएं भी होने लगी। यहाँ पर सरकार का अपना तर्क था कि उनको योजनाओं में कसावट लाना था, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कसावट लाना था। इस वजह से सर्जरी की गई। कोरोना काल में काफ़ी कुछ पेंडिंग पड़ा था। अब सरकार चाहती है कि उन योजनाओं में तेज़ी लाई जाए। रिपोर्ट कार्ड भी एक बड़ी वजह रही। कुछ जगह शिकायतों की भी बात देखी गई। कुल मिलाकर बड़ी तादाद में ना सिर्फ जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों का तबादला हुआ, बल्कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का भी बड़ी तादाद में तबादला हुआ। तबादलों के बाद विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि इतनी बड़ी तादाद में तबादलों का मकसद क्या है? क्या अस्थिरता है या अधिकारियों में अस्थिरता फैलाने की कोशिश है या अपने मनपसंद लोगों को लाने की कोशिश है? तरह तरह के सवाल जवाब यहाँ पर सामने आने लगे और हर जगह चर्चा का विषय ये तबादले बन गए। चर्चा हम भी आज इसी पर करेंगे कि आखिरकार ये प्रशासनिक सर्जरी क्यों, कैसे, किन हालातों में की गई? क्या इसके पीछे सरकार की सोच है? क्या इसके पीछे विपक्ष सोचता है या अधिकारी क्या सोचते हैं? खास मेहमान हमारे साथ हैं, रजनीश सिंह जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत है आपका। विनय जायसवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। अब रजनीश जी, पहला सवाल आप ही से करूंगा। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक तबादले या सर्जरियां तो होते रहती हैं, रूटीन है, बहुत सारी योजनाओं में तेजी लानी है। आप लोग इसे राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। रजनीश जी, देखिए अभिषेक जी, हम लोग इसको कोई राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं। आप 2018 में जब ये सरकार आई, कांग्रेस की भारी बहुमत के साथ आई, तो ये पहली दफा नहीं है ऐसा हो रहा है। चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे डीजीपी हो, और उसके बाद लगातार बड़े बड़े जो विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी, उसके ऊपर के अधिकारी और कलेक्टर, एसपी और इसके नीचे का तो छोड़ ही दीजिए, ये जो पद हैं बहुत इनको महत्वपूर्ण कामकाज की दृष्टि से माना जाता है और जो परफॉर्म करती है सरकार की, जो घोषणाओं को जो जमीन में उतारती है, क्रियान्वयन करती है, लगभग इस स्तर के अधिकारी लोग करते हैं। लेकिन आप पूरा छत्तीसगढ़ के जितने जिले हैं वहां का एक बार 3 साल का डाटा उठा के देखेंगे तो पाएंगे कि इन 3 सालों के अंदर में कलेक्टर, एसपी और उसके ऊपर के, मैं नीचे में नहीं जा रहा हूँ,
उसके ऊपर के अधिकारियों को ताश की पत्ते की तरफ फेंटा गया है। और इसका दुष्परिणाम क्या है, अभी बार बार टीवी में आ रहा है, मैं सुन रहा हूं कि बेस्ट परफॉर्म के लिए। अरे अधिकारी क्या परफॉर्म करेंगे, थोड़ा मंत्री और इस सरकार का परफॉर्मेंस एक बार बताएं ना, ये क्या परफॉर्म करवाना चाहते हैं अधिकारी। इनके पास पैसा है नहीं, बोल रहे हैं कि फ्लैगशिप योजना, खुद वो सरकार भूल गई है क्या क्या फ्लैगशिप योजना है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बताएंगे कि उनकी अभी फ्लैगशिप योजना क्या है। तो जब सरकार भूल जाती है तो अधिकारी क्या करें। और इसका दुष्परिणाम है राजनीतिक अस्थिरता छत्तीसगढ़ में। वो शुरू से है, दिखने को बहुत भारी बहुमत है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण बार बार ऐसी चीजें दिख रही है और इसके कारण प्रशासनिक अस्थिरता है और काम बुरी तरह से प्रभावित है छत्तीसगढ़ में। चलिए, मैं किसी भी प्रकार के काम नहीं हो रहे हैं। मत ले लेता हूं, उनकी भी टिप्पणी ले लेता हूं। जी 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 विनय जायसवाल जी, विपक्ष कह रहा है, बहुत सारे सवाल रजनीश जी जो उठा रहे हैं यहाँ पर, उनका कहना है कि अस्थिरता है, अपने लोगों को इधर उधर फिट करने की कवायद है। आप लोग कह रहे हैं रूटीन प्रक्रिया है फ्लैगशिप योजनाओं की वजह से। आप लोगों की क्या सोच है इतनी बड़ी तादाद में प्रशासनिक सर्जरी की? अभिषेक जी, निश्चित रूप से अभी मैं माननीय जो हमारे रजनीश भाई हैं उनकी बात को सुन रहा था। हम दोनों ही पहली बार के चुने हुए विधायक हैं और रजनीश भाई बहुत ज्ञानवान भी है और बहुत अच्छा परिचर्चा और डिबेट करते हैं। लेकिन अभिषेक जी, जो बात रजनीश जी बोल रहे थे कि अभी जो प्रशासनिक सर्जरी हुई है, ये बड़ी सामान्य प्रक्रिया होती है किसी भी सरकार के लिए। अभी मध्य प्रदेश की सरकार को अगर देखेंगे, जो शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़े बड़े फेरबदल किए हैं, बड़े ट्रांसफर किए हैं और बड़े जो चार्ज है इनको इधर उधर किया है। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश में क्या स्थिर सरकार अस्थिर है? मध्य प्रदेश के पास क्या पैसा नहीं है? ये एक्चुअली में छत्तीसगढ़ में जो एक राजनीति का जो पैटर्न है भारतीय जनता पार्टी का, लगातार अभी देखिए ये धर्मांतरण को मुद्दा बना के, कभी प्रशासनिक सर्जरी को मुद्दा बना के, कभी जो इनका जो बड़ा चिंतन शिविर है जो 3 दिन में वो थूक शिविर के रूप में वो समाप्त हो जाता है। इनके पास आज के समय में कोई मुद्दा नहीं है अभिषेक जी। और इनके पास मुद्दा केवल ये है कि कांग्रेस की सरकार प्रशासनिक जो फेरबदल कर रही है या ट्रांसफर हो रहे हैं, वो रूटीन के ट्रांसफर को मुद्दा बना रही है, कभी धर्मांतरण को मुद्दा बना दे रही है। इनके पास आज की तारीख में कोई मुद्दा शेष नहीं रह गया है। अगर किसानों की बात करें तो ना तो इनके पास किसान का मुद्दा रह गया है, ना तो इनके पास व्यापारी के लिए कोई मुद्दा रह गया है, ना तो अभी जो 15,000 से ज्यादा जो अभी हमने भर्तियां की, इनके पास कोई रोजगार का मुद्दा नहीं रह गया है। गोधन न्याय योजना को ये गोबर करके एक पूरे छत्तीसगढ़िया का खिल्ली उड़ाने का काम, मतलब इनके पास आज के समय में रजनीश भाई अभी जो भी तर्क दें, लेकिन इनके पास कोई बात नहीं है। आज अगर हम 2500 रुपए समर्थन मूल्य दे रहे हैं तो इनके पास ये था कि 4 किस्तों में क्यों दे रहे हैं। अरे भाई, जब किसान को कोई परेशानी नहीं है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी को कोई परेशानी नहीं है, छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग को कोई परेशानी नहीं है, तो लगातार इनको परेशानी रहती है। तो अभिषेक जी, मुद्दा ये है कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है और मुद्दा केवल जो सरकार काम करती है उसको लेके ये सरकार के पीछे पड़ते हैं और कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति को फैलाने की कोशिश करते हैं। रजनीश जी, बार बार कांग्रेस ये बात बोलती है, आप जो भी मुद्दा उठाते हैं क्योंकि आप लोगों के पास मुद्दों की कमी है, इसलिए इन मुद्दों को आप लोग लपकते हैं। धर्मांतरण की बात में भी यही बात कही गई और अब प्रशासनिक सर्जरी में भी यही बात सामने आ रही है कांग्रेस की तरफ से कि आप लोग बेवजह हो हल्ला कर रहे हैं, ये रूटीन प्रक्रिया है, इसके पीछे कुछ भी छिपा दबा नहीं है। अभिषेक जी, मैं अभी डॉक्टर साहब को सुन रहा था और वो मध्य प्रदेश में जा करके मध्य प्रदेश को उदाहरण देने लगे। तो मध्य प्रदेश के बारे में यदि बात करेंगे तो शायद हमारी डिबेटें हो जाएगी, इसलिए मैं मध्य प्रदेश का कुछ आंकड़े इनको दे देता हूँ कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से लगभग 2.5 गुना बड़ा है, यहाँ से कई गुना ज्यादा बड़े जिले हैं। और जो आधिकारिक आप सूची देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जब दोबारा सरकार शिवराज सिंह जी की आई है तो आप एसपी कलेक्टर का एक बार जिले का सूची देखिएगा कि किसने एसपी कलेक्टर बदले गए, और छत्तीसगढ़ की एक बार पूरे अपने जिले जो हैं उनकी सूची देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग ये बात क्यों बोल रहे हैं। दूसरी बात बोले, ये
इसका कारण नहीं बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इनके पास मुद्दे नहीं। अरे भाई, आप बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जैसे पूरे देश में भ्रम में है, प्रदेश में सरकार बन गई है, भारी बहुमत से बन गई है, आप भ्रम में रहिए, दिन को सपने देखिए, बहुत सब अच्छा है करके वैसा महसूस करिए। बिल्कुल आपको बधाई, 2 साल और है। आमतौर पे तो माना यही जाता है कि भाई प्रशासनिक सर्जरी है, सरकार शुरू करूं जिसको जहां बिठाना चाहती बिठा सकती है, चुस्ती दुरुस्ती करना चाहती है। उनका अपना तर्क है कि कुछ जगह शिकायतें थी, कुछ का रिपोर्ट कार्ड था, तो ये रूटीन प्रक्रिया क्यों नहीं है? क्यों आप लोगों को मैं इस बात को मानता हूं सर्जरी को लेकर? जी अभिषेक जी, बिल्कुल मैं बात मानता हूं कि सरकार का अधिकार होता है कि वो अधिकारियों को, काम करने वालों को फील्ड में या मंत्रालय में अन्य जगहों पर पदस्थ करें। बिल्कुल अधिकार है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। सब सरकार कर रही है, पूरे देश में हो रहा है, होते आया है, होते रहेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में, आप एक बार पूरा लिस्ट एक बार देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद अभी 3 साल इनको नहीं हुआ है, और 3 साल के अंदर अंदर इतनी बड़ी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। कभी बोलते हैं कि हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा है, हमारा अधिकारी काम नहीं का बात नहीं मान रहा है। क्यों मान नहीं रहा है? आप ऐसे काम करने के लिए बोल रहे हैं कि अधिकारी को लगता है ये काम करने से अच्छा है मैं जहां पर शांति है, जहां पर जिसको लूप लाइन बोला जाता है, मैं ऐसी जगह में जाऊं। और बड़े अधिकारियों से डॉक्टर साहब की भी बात होती होगी, हम लोग भी ऐसी चर्चा में करते हैं। तो जो अच्छे अधिकारी हैं, जो परफॉर्म करने वाले अधिकारी हैं, विनय जी, ये बड़ा आरोप है। ऐसा क्या काम करने कहते हैं? बीजेपी बोल रही है कि काम करने से बेहतर अधिकारी ट्रांसफर हो जाना ज्यादा बेहतर समझ रहा है। नहीं, ट्रांसफर को नहीं, मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि वो चाहते हैं कि हमको ऐसी जगह पदस्थापना मिल जाए जहाँ जिसको लूप लाइन बोला जाता है, जो परफॉर्म होता है, जिसमें वो रिजल्ट देते हैं। ऐसे पोस्टों को कई अधिकारी अब डिनाई कर रहे हैं, नहीं चाहिए हमको, 2 साल हम लूप लाइन में जाना चाहते हैं। और इसका कारण ये है कि जो राजनीतिक अस्थिरता है, जो प्रशासनिक अस्थिरता है, आपको एसपी को, कलेक्टर को यदि जिले में 6 महीना साल भर उसको काम करने का अवसर नहीं मिलेगा, क्या वहां करेगा? उसको मन में ये रहेगा कि मैं 6-8 महीने काम कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा किसी दिन अचानक ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो नहीं कर सकता परफॉर्म। उसमें ये सब आप भी जानते समझते हैं, और हमारे मित्र डॉक्टर साहब भी पढ़े लिखे हैं, विनय जायसवाल जी, लेकिन वो डिफेंड करेंगे। जल्दी ट्रांसफर होता है, अस्थिरता आती है, तमाम तरह के आरोप सारे काम ठप है। अभिषेक जी, मैंने अब बताया ना आपको कि माननीय रजनीश जी जिस विषय को उठा रहे हैं और जो ट्रांसफर का मुद्दा बना रहे हैं, जो धर्मांतरण का मुद्दा बना रहे हैं, मेरा प्रश्न केवल 2 है अभिषेक जी, कि ये जो भी मुद्दे को आज छत्तीसगढ़ की जनता के सामने लेके आ रहे हैं, उसका कितना सरोकार जनता के साथ है? पहली बात, ये तो रूटीन और एक प्रशासनिक कसावट के लिए हमेशा ट्रांसफर होता है, हर सरकार करती है, इस बात को आप भी जानते हैं, रजनीश जी भी जानते हैं। लेकिन अगर आज जो लगातार ये किसान के मुद्दे को उठाने की कोशिश किए, लेकिन आज बुरी तरह से फेल हो गए। इनकी जो पुण्डेश्वरी जो आई थी, जो माननीय इनकी जो प्रभारी है, प्रदेश की प्रभारी है, वो इतना ज्यादा बौखलाहट हो गया पुण्डेश्वरी जी को कि माननीय भूपेश बघेल जी के कामों को देख के एक किसान चेहरा, एक पिछड़ा चेहरा जो छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में छा चुका है, जन जन में छा चुका है, उसके लिए इन्होंने थूक जैसे शब्द का प्रयोग किया अभिषेक जी, कि थूक में पूरे कांग्रेस को बहाने की बात की। इतना गैर जिम्मेदाराना, इतना घटिया बयान इनकी जो प्रदेश की प्रभारी हैं वो हमारे बारे में दे के गई हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास आज की तारीख में छत्तीसगढ़िया का या किसान का कोई मुद्दा रह नहीं गया है। मैं आज रजनीश जी को बोलना चाहता हूं कि आप बोलते हैं कि जो ये तबादले होते हैं उसमें सरकार की जो है माल इंटेंशन होता है, उनकी मंशा ठीक नहीं होती है। आप एक भी ऐसे अधिकारी का उदाहरण दीजिए। आप बोलते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। आज भाजपा के जो कार्यकर्ता है या जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, इस बात को लेके आए ना कि कौन सा ऐसा जो चर्च है, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सा ऐसा जो गिरोह है, उनको चिन्हित करें और आके बात सामने आनी चाहिए कि ये लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। तो विनय जी ये बोल रहे रजनीश जी की बार-बार जल्दी ट्रांसफर हो रहा है। जो ताश के पत्तों का महल जो बात कर रहे थे, उस ताश के पत्ते के महल को आप बनाने का काम कर रहे हैं।
तो ये आज के तारीख में अभिषेक जी, रजनीश जी भी इस बात को जानते हैं कि जो आज माननीय मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं और जिस तरह से किसानों के लिए, जिस तरह से आदिवासियों के लिए, जिस तरह से सर्वहारा वर्ग के लिए काम हो रहा है, कहीं ना कहीं ये अपने आप को बड़ा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इनको पता है कि अभी ये 15-14 में आके अटक गए, 14 में इनकी गाड़ी आके अटकी है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 23 के जो चुनाव में, जैसा कि रजनीश जी बार बार बोलते हैं डिबेट में कि अभी 2 साल बचा है, 2 साल बचा है, बस दिन गिनिए आराम से एक एक दिन को गिनिए, उल्टी गिनती चालू करिए और फिर 5 साल के बाद फिर सीधी गिनती चालू करिएगा, क्योंकि आने वाले 15 साल तक अभी माननीय भूपेश बघेल जी को कहीं छत्तीसगढ़ की जनता हटाने वाली नहीं है। ठीक है विनय जी, ये कुछ सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि ट्रांसफर वगैरह, जैसे रायपुर एसपी की बात होगी, 1 हफ्ते में 2 बार ट्रांसफर हो गया उनका, इसलिए चर्चा का विषय बन जाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से अभिषेक जी, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ प्रशासनिक कसावट की बात होती है जिसमें मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, मंत्रिमंडल का विशेषाधिकार है कि प्रशासन को कसावट में करने के लिए करें। वो जो अभी जो शिवराज सिंह जी चौहान की जो बात हो रही थी, रजनीश जी आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। थोक के भाव में ट्रांसफर, उद्योग जैसा ट्रांसफर हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, और इतना खेल हुआ है। और यही रजनीश जी हैं, अभी हम लोग 1 महीना पहले एक डिबेट में बैठे थे तो ये बोल रहे थे कि ट्रांसफर खुल क्यों नहीं रहा है, ट्रांसफर का बैंक खुल क्यों नहीं रहा है। तो अगर ट्रांसफर ना हो तब भी परेशानी, और ट्रांसफर मान लीजिए कर रहे हैं तब भी परेशानी। इनके लिए ट्रांसफर एक मुद्दा हो सकता है, धर्मांतरण जो कि नहीं है। ठीक है रजनीश जी, दोनों तरफ परेशानी आप लोगों को बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ का मुद्दा नहीं। अभिषेक जी, अभी जैसे हमारे मित्र डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, अच्छी बात है। मैंने तो उनको कहा है कि वो बढ़िया एनालिसिस करके बैठे रहे कि 5 साल हम फिर आएंगे। और रही बात, मैंने इनको किसी डिबेट में नहीं कहा था कि ट्रांसफर खुल नहीं रहे हैं। और जब बात झूठ मत बोलिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। आप एक डिबेट हुआ था कि आखिर में ट्रांसफर का बैंक क्यों नहीं खुल रहा है, ये आप लोगों ने बोला है, और केवल आप नहीं, आपके बड़े बड़े नेताओं ने बोला है। सुन लीजिए, फिर जी ने बोला है, आपके जवाहरलाल कौशिक जी ने बोला है। हाँ सुन लीजिए, मैंने नहीं कहा है, लेकिन आपने बात छेड़ ही दिया है। तो माननीय डॉक्टर साहब, क्या है वो जो बात कर रहे हैं, बैन को खुल क्यों नहीं रहा है बैन, उसका कारण समझ रहे हैं आप? किस ट्रांसफर की बात कर रहे हैं? जो छोटे छोटे पोस्ट है, बताना चाहता हूं, सुन लीजिए, जब आप लोगों के शासन काल में 15 साल में सुनने के बाद जो शिक्षाकर्मी थे, जो कर्मी थे, जो पत्नी कहीं 500 किलोमीटर दूर में है, पति कहीं दूसरी जगह में है, आपने जो प्रश्न इस सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया सरकार बनने के साथ, और उससे आप लोगों ने फिर बोला कि ट्रांसफर चालू हो गया है। इसके बाद कोरोना काल में ट्रांसफर बैन था और उस बैन को हमने खोला नहीं, तो आप लोगों को ये तकलीफ होगी कि ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा, ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है। आप लोग कोई एक चीज को स्थायी कर लीजिए, एक बात को बोलिए। कहता है छोटा छोटा पोस्ट का व्यक्ति है, उसके ऊपर तो बैन लगा के रखा है और बोलते हैं ट्रांसफर के लिए आपको तकलीफ हो रही है। बिल्कुल तकलीफ नहीं है, आप रखिए, समन्वय में करिए। बाकी किस मंत्री के पास अधिकार है बताइए? छोटे लोग का ट्रांसफर होना चाहिए, बड़े लोग का नहीं बता होना दीजिए चाहिए। किस मंत्री के पास ट्रांसफर का अधिकार है, और उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ, करवा दीजिएगा। 1-2 बेचारों का भला हो जाएगा जो परेशान है, कोरोना में पीड़ित रहे, जिनका परिवार कोरोना के संक्रमण काल में मुख्यमंत्री जरूरतमंद बोले, ऐसे लोग को बता दीजिए ट्रांसफर कर रहे हैं। दुखी पीड़ित और छोटे कर्मचारियों का बता दीजिएगा कौन मंत्री का। अरे नहीं कर पा रहे हैं आप भी उससे पीड़ित हैं। तो इसलिए हम लोग जो ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों का ट्रांसफर की बात कर रहे हैं जो पिछले 2 साल के आपके सरकार के द्वारा जो बैन लगाया गया, 15 साल में लोग पीड़ित रहे हैं, कर्मचारी है, कहीं वो नहीं कर पा रहे हैं। अरे आप पति कोरिया में है, इस तरीके का मैं आपको 1-2 नहीं, इसलिए सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा आप, जिसको हमारी सरकार ने राहत पहुंचाया। खूब बढ़िया, सैकड़ों ऐसी भाषण दीजिए और बार बोलते रहिए। मैं धर्मांतरण में जानबूझ के नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि धर्मांतरण में शायद अभिषेक जी इसमें करा चुके होंगे, नहीं तो धर्मांतरण में कराते हैं तो आपके साथ बैठ के मजा आता है। मुद्दा खत्म, बार हरियाणा पुरुषोत्तम राम का नहीं, हम बिल्कुल विषय पर रहेंगे। तबादलों पे बात हो रही है तो तबादलों पे ही करेंगे। रामगमन पर हमने बना दिया है। अरे आपने हर मुद्दों को हमने छीन लिया है, पहुंच गए और ये
हर मुद्दे को आपने छीन लिया। डॉक्टर चलिए, मैं इस भटक डिबेट जाते को हैं। यहीं खत्म करूंगा, इस चर्चा को यहीं खत्म करूंगा। विनय जी और रजनीश जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का करना चाहूंगा मैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तबादलों को लेकर चर्चा हो रही थी और सभी की अपने अपने तर्क यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया आप सभी के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये प्रशासनिक सर्जरी क्यों ज़रूरी थी, हर किसी के जहन में ये सवाल है। सरकार के अपने तर्क हैं कि योजनाओं में बहुत जल्द अब उसको तेज़ी लानी है। बहुत से लोगों की परफॉर्मेंस के आधार पर ये ट्रांसफ़र यहाँ पर किए गए। कुछ शिकायतें भी कुछ अधिकारियों को लेकर थी, इसलिए भी एक बड़ी तादाद में ट्रांसफ़र हुए। विपक्ष का अपना आरोप है, विपक्ष का कहना है अस्थिरता अधिकारियों में आ जाती इस प्रकार की जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करने से, गलत है, कोई फ्लैगशिप योजना पूरी नहीं हो पाती। सभी के अपने अपने तर्क हैं, जनता भी और जो इनका ट्रांसफ़र हुआ वो अधिकारी भी, सभी अपने अपने लिहाज से चीज़ों को समझने और देखने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जो परिणाम आएगा, किस तरीके से इस ट्रांसफ़र का रिजल्ट निकलेगा, वो सबसे अहम है। और अगर वो पॉजिटिव रहता है, वो सब कुछ होता है, तो बाकी बातें अपने आप दरकिनार हो जाती हैं। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।